नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी। और आप सभी जानते हैं हमने प्रथम सत्र अभी ही पूर्ण किया है। अब बात करते हैं दूसरे सेमेस्टर की, जिनमें हमारा प्रथम पाठ है, यानी कि प्रथम चैप्टर है पत्र एवं डायरी, जिनका आज हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करने वाले हैं। परंतु यह इकाई थोड़ी लंबी होने की वजह से हमने इस पाठ को 2 पार्ट में विभाजित किया है। प्रथम पार्ट में हम पत्र के बारे में माहिती प्राप्त करेंगे, वह किस प्रकार लिखते हैं और उनका महत्व क्या है। तो दूसरे पार्ट में डायरी लेखन क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस चैप्टर के दोनों वीडियो को, यानी कि दोनों पार्ट को आप अच्छी तरह से देखकर इस पार्ट को समझने का प्रयत्न करेंगे। अब बात करते हैं पत्र एवं डायरी, यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत से हम पहले यहाँ देखते हैं तो पत्र का क्या महत्व है, या तो पत्र लेखन किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनके बारे में आज हमें यहाँ पर समझ प्राप्त करनी है। आज हम देखते हैं कि इंटरनेट या तो मोबाइल का युग है, परंतु फिर भी जो पत्र है उनका महत्व आज भी उसी प्रकार बना हुआ है, यानी कि उनका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। तो उनके बारे में थोड़ी माहिती देखते हैं कि दूर बस से अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। आवश्यकता यानी ज़रूरत रहती है। क्यों? तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूर बसे संबंधियों या तो मित्रों या तो कभी कभी अधिकारियों को पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। सुगमता से यानी सरलता से हम अपने विचार उन सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए पत्र का महत्व आज भी वैसा ही बना रहा है। यद्यपि आजकल हम देखें तो दूरभाष यानी टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल और इंटरनेट की वजह से व्यक्ति अपना विचार सामने वाले तक कुछ ही घंटों में पहुंचा सकता है। फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। लेकिन यह पत्र का महत्व कम क्यों नहीं हुआ है, तो उनकी बात यहाँ की गई है कि पत्र के द्वारा कोई भी बात जो है वह विस्तार से अपनी व्यक्त की जा सकती है। हमारी कोई भी जो बात है उन्हें हम पत्र के द्वारा या तो पत्र के माध्यम से विस्तार से बात कर सकते हैं। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा कैसा है, सस्ता भी है। यदि हम देख रहे हैं तो पत्र एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति अपनी बात पहुंचाने के लिए वह कार्य सस्ता भी पड़ता है और सरल भी है। तो अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। हम जानते हैं कि फ़ोन या तो एसएमएस या तो इंटरनेट की वजह से यह अपने विचार सामने वाले तक पहुंचाने में बहुत ही सरल कार्य हो चुका है। फिर भी कभी कभी कई जगह आपको ऑफिस वर्क है, या तो कई अधिकारी है, या तो आपको पाठशाला में कभी कोई बात की छुट्टी के वगैरह के लिए यदि कोई बात करनी है, तो आप लोगों को ऐसा कहा जाएगा कि आप लिखित में हमें दीजिए। वहाँ फ़ोन या तो अन्य कोई साधन से वह कार्य नहीं हो सकता, तो वहाँ पर हमें पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार हम देखें कि पत्र लेखन है वह उनको प्रेषित करना भी बहुत ही सरल है, या तो सस्ता भी पड़ता है, या तो कभी कभी कई ऐसे अधिकारी वर्ग है या तो पाठशाला है जहाँ पर हमें पत्र के माध्यम से ही अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। तो इस प्रकार पत्र का महत्व आज इंटरनेट के युग में भी वही उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ हमने देखा कि पत्र का महत्व क्या है और आज भी पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों रहती है, इनके बारे में देखा। तो अब बात करते हैं पत्र लेखन की। तो यह पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, किनको लिखे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको भी जानना जरूरी है। मित्रों, आज के समय में हम जानते हैं इंटरनेट का युग है, फिर भी पत्र लेखन की कला को सीखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कभी कभी हमें कोई भी समय पर कभी कभी हमें पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पत्र लिखन किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनका ढांचा जो भी है उनको उनकी समझ लेना भी जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि पत्र है, पत्रों के अलग अलग प्रकार होते हैं। हर किसी को एक ही प्रकार के पत्र नहीं लिखा जा सकता। यदि हमारे भाई बहन है, माता पिता है, मित्रों को यदि हमें पत्र लिखने हैं, ऐसे पत्र चाहे हम जिस प्रकार लिखते हैं वैसे ही पत्र यदि हमें कोई कार्यालय या तो ऑफिस में लिखना है, या तो हमें आचार्य को लिखना है, या तो कोई पुस्तक विक्रेता को लिखना है, तो जिस प्रकार हम अपने माता पिता भाई बहन से पत्र लिखते हैं वैसे पत्र तो हम कार्यालय यानी कि ऑफिस या तो हमारे आचार्य को नहीं लिख सकते। तो
हर एक को पत्र लिखने का अलग अलग तरीका या तो अलग अलग प्रकार होता है, जिनको समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। उनके ढांचे को समझना, यानी पत्र किस प्रकार लिखते हैं और उनमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, यह सभी बातें जानना जरूरी है। क्योंकि हर किसी को एक ही तरह के पत्र हम कभी नहीं लिख सकते। चाहे मित्र हो या तो माता पिता हो, तो उनको अलग प्रकार से पत्र लिखते हैं। तो कहीं ऑफिस वर्क है या तो हमें पाठशाला में कभी पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका ढांचा भी अपनी तरफ से अलग प्रकार का होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो पत्र लेखन के दो भेद हो सकते हैं, अनौपचारिक पत्र या तो औपचारिक पत्र। यह उनके दो प्रमुख भेद हैं। और हम देखें तो अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो अनौपचारिक पत्र है वह निजी या व्यक्तिगत पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्र तथा परिवार के किसी भी व्यक्ति जो हमारे परिचित है उनको लिखे जाते हैं। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो औपचारिक पत्र होते हैं वे व्यावसायिक या तो कार्यालयी पत्र होते हैं, यानी कि किसी भी कार्यालय में यानी ऑफिस में या संस्थान से जुड़े व्यक्ति जो हमारे परिचित नहीं है, अपरिचित है, उनको लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि पत्र लेखन के कुल दो भेद होते हैं, अनौपचारिक पत्र जो व्यक्तिगत या तो निजी व्यक्ति को लिखे जाते हैं, और औपचारिक पत्र है वह व्यावसायिक या तो कार्यालय में लिखे जाते हैं। तो पत्र लेखन के कुल दो भेद तो हमने देखे, परंतु आपके सामने यहाँ कई औपचारिक अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं, जिनको समझकर हमें क्या करना है, पत्र लेखन किस प्रकार लिखे जाते हैं उनके ढांचे को समझना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में कई ऐसे पत्र दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें सीखना है कि पत्र आखिर किस प्रकार लिखे जाते हैं। क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि पेपर में आप लोगों को पाठ्य पुस्तक में दिए हैं वही पत्र पूछे जाए। कोई भी पत्र आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको उनका ढांचा पता होना चाहिए कि पत्र हमें किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में पहला पत्र दिया गया है निमंत्रण पत्र। तो विद्यार्थी मित्रों, निमंत्रण पत्र किससे कहेंगे? यदि हमें वही बात समझनी है, समझ लीजिए चाहे आप अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने मित्रों को निमंत्रण भेजेंगे कि आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें आना है, उपस्थित रहना है। समझ लीजिए कि आपने कभी कोई क्रिकेट मैच में अच्छा प्रदर्शन दिया है और आपको ट्रॉफी मिली है, उनकी खुशी के मारे आप क्या करते हैं, अपने मित्रों को कुछ छोटी सी पार्टी देना चाहते हैं, तो उनका निमंत्रण भेज सकते हैं। अपने बड़े भैया को भी अपने घर बुला सकते हैं, चाचा मौसी उनके बेटे को भी आप बुला सकते हैं, उनके पत्र लिख सकते हैं। तो किसी प्रकार के निमंत्रण को क्या कहेंगे, निमंत्रण पत्र कहेंगे। यानी आप किसी को आमंत्रित करते हैं, अपनी खुशियों में शामिल होने की आमंत्रित करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, निमंत्रण पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर एक दिया गया है, सूचना दी गई है। समझ लीजिए आपको पेपर में भी कोई ऐसी सूचना मिल जाए कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए यानी हाजिर रहने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। समझ लीजिए आपका जन्मदिन है और आप मना रहे हैं, तो अपने मित्रों को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया निमंत्रण पत्र कैसे होते हैं, अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए अपने मित्र सगे संबंधियों को यदि हम जो भी आमंत्रित पत्र लिखते हैं उन्हें निमंत्रण पत्र कहते हैं। यहाँ पर तो सूचना दी गई है कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। समझ लीजिए परीक्षा में आपको और कोई भी ऐसे पत्र पूछे जाए कि यदि आपने कोई भी प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन किया है, आपको अच्छे क्रमांक मिले हैं, उनकी वजह से आपके माता पिता ने एक छोटा सा घर में प्रसंग रखा है जहाँ पर हंसी खुशी के लिए आप अपने मित्र को भी पत्र लिख सकते हैं। कोई भी ऐसे पत्र आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पत्र दिया गया है उनको आप देखिए, उनका ढांचा किस प्रकार है, या तो पत्र किस प्रकार हमें लिखना है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, पत्र लेखन में कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, यह हमारे लिए समझने वाली जरूरी बात है। तो यहाँ लिखा है कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है। अब हम समझ गए कि हमें हमारे मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाईं ओर अपना पता लिखेंगे। यह सबसे जरूरी समझने वाली बात है कि आप क्या करते हैं, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, परंतु सबसे पहले यहाँ पर जो है वह क्या होगा, हमारा एड्रेस होगा, यानी हम जहाँ रहते हैं हमारा पता लिखना है। आप लोगों ने अब तक 7वीं कक्षा तक सीखा होगा कि दाईं ओर हम लोग क्या करते थे, यानी कि यहाँ पर हम अपना परिचय लिखते थे। आप दोनों ओर लिख सकते हैं। नए तरीके से हम देखें तो बाईं ओर क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर जो पत्र भेज रहा है उनका यहाँ पता लिखना है। चाहे आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे,
सबसे पहले आप अपना परिचय यहाँ लिखेंगे, यानी कि आप कहाँ रहते हैं, आपका पता लिखेंगे। यदि आपका मित्र आपको पत्र लिख रहा है तो वो अपना परिचय लिखेगा। इस प्रकार हमने देखा कि पत्र लेखन लिखते समय सबसे पहले बाईं ओर क्या करना है, हमें भेजने वाले का पता आएगा। यानी मैं पत्र लिख रही हूँ तो मैं अपना पता लिखूंगी, आप पत्र लिख रहे हैं अपने मित्र को तो आप अपना पता लिखेंगे। उनके बाद क्या है, दिनांक लिखनी है। यहाँ 2011 लिखा है, यदि समझ लीजिए आप आज पत्र लिख रहे हैं तो आप आज की दिनांक लिखेंगे। यह बात समझनी जरूरी है। यहाँ अल्पविराम यानी कि खड़ी पाई कहाँ लगानी है, अल्पविराम कहाँ लगाना है, वो सभी बात आपको ध्यान में रखनी है। दोनों कार्य हो गए। सबसे पहले हमें हमारा पता, यानी जो पत्र लिख रहा है वो अपना खुद का पता लिखेगा। उनके बाद दिनांक, उनके बाद क्या है, संबोधन और अभिवादन लिखने हैं। यह जरूरी है। संबोधन और अभिवादन का मतलब क्या है, संबोधन यानी हम उसे किस प्रकार से बुलाएंगे, यानी उनको किस प्रकार संबोधित करेंगे, उनके आधारित हमें संबोधन लिखना है। यानी संबोधन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के किए जाते हैं। हमसे छोटा है तो उसका संबोधन अलग होगा, यदि हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है उसका संबोधन भी अलग होगा। जिस प्रकार समझ लीजिए आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र स्नेहल होगा। यदि आप अपने गुरुजी को पत्र लिख रहे हैं तो उनके लिए तो हम ऐसा नहीं लिख सकते प्रिय मित्र, उनके लिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आदरणीय गुरुजी। यदि हम कोई ऑफिस वर्क में या तो कार्यालय में पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ हम ऐसा नहीं लिखेंगे प्रिय मित्र, वहाँ हम क्या लिखेंगे, मान्यवर या तो महोदय, इस प्रकार लिखेंगे। तो संबोधन यानी हम उनको किस प्रकार से बात करेंगे उनका उल्लेख करेंगे, यानी कि संबोधन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। हमसे छोटा है तो उनके आधारित उनका संबोधन होगा, यदि वह व्यक्ति हमसे बड़ा है तो उनके आधारित उनका संबोधन होगा। हमने 3 बात सीखी, कौन कौन सी, तो सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है वो अपना खुद का पता लिखेगा, वहाँ पर अपना पिन कोड नंबर लिखेगा, वह कहाँ पर रहता है वहाँ का, फिर दिनांक, फिर संबोधन, फिर अभिवादन और फिर पत्र की शुरुआत होती है। पत्र की शुरुआत किस प्रकार होगी, तो समझ लीजिए पहले 2 पैराग्राफ है उनमें हम क्या करेंगे, पत्र लिखने का कारण जो है वह संक्षिप्त में दिखेंगे। यानी कि 2 पंक्ति जो शुरुआत की होती है वह पत्र किस कारण या तो किस वजह से लिखा गया है उनको हम क्या करेंगे, संक्षिप्त में लिखेंगे। या तो यदि हम अपने मित्र को या तो कोई भी पत्र लिख रहे हैं, अपने गुरु हमारे यदि समझ लीजिए कि माता पिता को पत्र लिख रहे हैं, बड़े भाई भैया को पत्र लिख रहे हैं, चाचा मौसी को पत्र लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो अपनी खुशी उन्हें प्रकट करेंगे और उनके सकुशल मंगल का भी समाचार प्राप्त कर लेंगे। और पत्र किस वजह से लिखा है उनका कारण संक्षिप्त में प्रस्तुत कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पत्र के माध्यम से हम देखते हैं कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखा है, तो जो भेजने वाला है वह क्या करता है, अपना पता लिखा है, बुधनगर सोसाइटी लिंबायत सूरत, उन्होंने अपना पिन कोड नंबर लिखा है कहाँ, वह जो सूरत में रहता है वहाँ का। फिर वह पत्र लिख रहा है 8 अगस्त को, और फिर संबोधन किया है प्रिय मित्र स्नेहल। जो भी पत्र लिख रहा है वह व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने मित्र का नाम लिख रहा है। सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं पत्र लिखने वाले ने क्या किया है, संक्षिप्त में पत्र लिखने का कारण बता दिया। फिर अब उनके बाद जो परिच्छेद आएगा, यानी प्रथम परिच्छेद में हमने पत्र लिखने का कारण संक्षिप्त में दे दिया, उनके बाद जो परिच्छेद होगा उनमें क्या करेंगे, हम दूसरे परिच्छेद में पत्र का विवरण लिखेंगे। यानी जो भी हमें उन्हें निमंत्रण देना है, किस प्रकार कौन आने वाला है, कब आने वाला है, कब यह शुभ प्रसंग रखा हुआ है, उन सब का विवरण हम लिखेंगे। कब, दूसरे परिच्छेद में। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, तुम जानते ही हो कि सालगिरह यानी जन्मदिन का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे, बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हमें तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह में आनंद को बढ़ाओगे। यहाँ आप देखेंगे कि जो भी पत्र लिखने वाला है उसने अपने मित्र को निमंत्रण पत्र भेजा है, तो उनमें वे बताता है कि कौन कौन आने वाले हैं, किस प्रकार वे अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं, उनका उन्होंने निमंत्रण भेजा है। उनके बाद का जो परिच्छेद है उनमें क्या आएगा
कि तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। वे क्या करता है, तीसरे परिच्छेद में बताता है कि वह उनका क्या करने वाला है, उनकी राह देखने वाला है। संक्षेप में यह पत्र पूर्ण होता है और आखिर अंत में बाईं ओर वे क्या करता है, जिसने पत्र लिखा है वह अपना नाम देता है, यानी तुम्हारा मित्र और साहिल शाह। यह भी अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि हमने जिस प्रकार देखा कि संबोधन भी अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी आखिर में उनका पता भी अलग ही होगा। यह मित्र को लिख रहे हैं तो वे लिखेंगे तुम्हारा मित्र। यदि आप गुरुजन को लिखेंगे तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या तो शिष्या, या तो आप अपने माता पिता को लिखेंगे तो आपका आज्ञाकारी पुत्र। इस प्रकार हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि यह पत्र लेखन क्या है और किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनका ढांचा क्या होता है। सबसे पहले तो हमने देखा कि बाईं ओर पत्र भेजने वाला क्या करेगा, अपना खुद का पता लिखेगा, उनके बाद दिनांक लिखेगा, और जिनको पत्र लिखना है उन विषय के आधारित वे उनको संबोधन करेगा। पत्र की 2 पंक्तियों में वह पत्र लिखने का कारण संक्षिप्त में लिखेगा और दूसरे परिच्छेद में पत्र का विवरण करेगा, और अंत में शुभ समाचार देकर वह पत्र की अंतिम ओर जाएगा। तो इस प्रकार पत्र लिखने का ढांचा है। आप लोगों ने पूरा पत्र देखा कि निमंत्रण पत्र किस प्रकार लिखते हैं। चाहे कोई भी पत्र हो तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी यह कई पत्र दिए हैं, आप जिनको एक बार और पढ़कर सीखेंगे। जो हमने पत्र सीखा है उनके कुछ कठिन शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। अब बात करते हैं बधाई पत्र की। तो बधाई पत्र किसे कहते हैं? पहला हमने देखा निमंत्रण पत्र, तो अब बात आती है बधाई पत्र की। बधाई पत्र इसलिए लिखे जाते हैं जैसे कि किसी के या तो अपने नज़दीकी व्यक्ति के जीवन में कोई अच्छी घटना घटी हो, किसी की सालगिरह है यानी किसी का जन्मदिन है, किसी का यदि कोई कक्षा में प्रथम आया हो तो उनको बधाई देना है, कोई कक्षा में प्रथम आया है, या तो हम देखें तो खुशी के प्रसंग में ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। समझ लीजिए कि आपका मित्र अच्छे क्रमांक से पास हुआ, या तो वो कोई बोले जो भी है हॉकी की टीम में वो प्रथम आया है, उन्हें ट्रॉफी मिली है, तो आप उन्हें बधाई पत्र लिखते हैं। यानी कोई भी खुशी के प्रसंग में ऐसे पत्र लिखे जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, बधाई पत्र कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि किताब में दिया गया है वही पत्र हमें परीक्षा में पूछा जाए, कोई भी पत्र ऐसे पूछे जा सकते हैं। बधाई पत्र लिखिए। समझ लीजिए आप अपने बड़े भैया को, वह अपनी कक्षा में प्रथम आए हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने बड़े भाई को बधाई पत्र लिख सकते हैं। समझ लीजिए आप अपने मित्र के जन्मदिन पर उनको बधाई पत्र लिख सकते हैं। कोई भी बधाई पत्र लिख सकते हैं। तो ये बात हमें यह याद रखनी है कि चाहे कोई खुशी के प्रसंग में किसी को अभिनंदन या तो बधाई देनी है, उस वक्त हमें बधाई पत्र लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र। पहला हमने देखा निमंत्रण पत्र, तो आपका जन्मदिन था तो आप अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा है कि आप क्या करने वाले हैं, अपने मित्र को बधाई दे रहे हैं, उनका जन्मदिन है तो आप उनके वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पत्र के माध्यम से उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। देखते हैं कि इस पत्र को किस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी पत्र हम लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर हमारा क्या होगा, पता आएगा। तो पता लिखने के बाद क्या करेंगे, दिनांक लिखेंगे। दिनांक के बाद क्या होगा, संबोधन, प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। और आगे वे क्या करते हैं, पत्र में लिखते हैं कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को सुबह 10 बजे दफ्तर यानी ऑफिस जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर है, बोझ यानी जिम्मेदारी। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंपकर मैं वहाँ मिलूँ। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ यानी लाचार हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि एक मित्र ने अपने मित्र के जन्मदिन पर वह नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि उनके घर की परिस्थिति की वजह से। तो वह ऐसा तो नहीं कहेगा कि नहीं जाओ, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा, नहीं। लेकिन वह क्या करता है, वह उनका कारण बताता है और वह पत्र के माध्यम से कारण बताते हुए उन्हें जन्मदिन का बधाई देने का प्रयत्न करता है। आगे भी लिखते हैं कि तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई दे क्यों ना दूँ।
मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे, यानी तुम्हारा जन्मदिन आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल यानी शुभ अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। चिरंजीव यानी तुम्हें लंबी आयु दे और तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारा जीवन भी शुभदायी रहे। तुम्हारा मित्र स्नेहल। यह स्नेहल है, वह अपने मित्र साहिल को क्या करते हैं, पत्र लिख रहे हैं और उनके जन्मदिन पर न पहुंच पाने की वजह से वह उन्हें बधाई पत्र यानी कि बधाई पत्र लिखकर उनके जन्मदिन को शुभ आशीष दे रहे हैं। तो हमने देखा कि बधाई पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, कब कब बधाई पत्र लिखे जाते हैं और उनमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, उनका एक उदाहरण हमने यहाँ देखा। कठिन शब्द यहाँ दिए गए हैं, आप और उन्हें पढ़कर भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पत्र की, यानी आश्वासन पत्र। आश्वासन पत्र कब लिखते हैं और हम देखें तो आश्वासन पत्र आखिर होते कैसे हैं। तो कई बार क्या होता है हमारे जीवन में या तो हमारे निजी व्यक्तियों के जीवन में कई बार दुखद घटनाएं घट जाती है, तभी हमें आश्वासन पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है। यानी समझ लीजिए कि आपके मित्र के घर में किसी की मृत्यु हुई हो, चाहे कोई बड़ा अकस्मात हो गया हो, तो उन्हें आश्वासन देते हुए पत्र लिखें। चाहे क्रिकेट या कोई खेल में भी आपके मित्र असफल रहे हैं तो वे उनसे उदास हो चुके हैं, आगे कि क्रिकेट खेलने की वह मना करते हैं, तो उन्हें भी हम आश्वासन पत्र लिख सकते हैं। चाहे आपका छोटा भाई या तो छोटी बहन परीक्षा में असफल हुए हैं, नापास हो चुके हैं और फिर आगे पढ़ने के लिए मना करते हैं, तो आप उन्हें भी आश्वासन पत्र लिखकर उन्हें आगे पढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। या तो समझ लीजिए कोई ड्राइंग है, कोई चित्र में आपकी सहेली है, समझ लीजिए कि वह चित्र उनसे एक बार अच्छी तरह से नहीं हो पाया, कोई वजह रही होगी, चाहे शायद वह चित्र बनाने की उन्हें तरीका शायद गलत हुआ होगा और उसमें वह असफल रह गई, तो वे क्या करती है आगे चित्र बनाने के लिए मना कर देती है। तो हमें क्या करना है, ऐसे व्यक्तियों को आश्वासन देना है, यानी उन्हें आगे लाने के लिए क्या करना है, हिम्मत जुटानी है। तो ऐसे पत्रों को हम क्या कहेंगे, आश्वासन पत्र कह सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि यहाँ लिखा हुआ है कि खेल महाकुंभ में असफल यानी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखे, कोई भी हो सकता है। समझ लीजिए कि आपके मित्र के घर में किसी बड़े की मृत्यु हुई है और उन्हें बहुत ही आघात पहुंचा है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें आश्वासन पत्र लिख सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, तो फिर हम सभी को क्या करना है, उन सभी बातों को भूलकर हमारे जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार आप किसी को भी आश्वासन पत्र लिख सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, उनको हम देखिए। तो मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद। तो हमने देखा कि पत्र लिखते पहले जो पत्र लिख रहा है वो अपना क्या करेगा, पता लिखेगा, उनके बाद दिनांक लिखेगा और उनके बाद क्या आता है, संबोधन। यह तीनों बातों को हमें खास ध्यान रखना है और जिनको पत्र लिख रहे हैं, जो हमारा विषय है, उनके आधारित हम संबोधन करेंगे। उनके बाद क्या करेंगे, पत्र के विषय के अनुरूप शब्दों के प्रयोग करेंगे। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति यानी कि तुम्हारी याद। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ है कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। हमने देखा कि प्रथम परिच्छेद में उन्होंने क्या किया है, संक्षेप में पत्र लिखने का कारण बताया है कि उन्हें कब पता चला, किनसे पता चला और उन्हें भी दुख लगा है उनकी घटना से, फिर भी वह उन्हें आश्वासन देते हुए पत्र लिख रहे हैं। फिर लिखा है, प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीत ही महत्वपूर्ण नहीं होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। यदि बधाई पत्र या तो निमंत्रण पत्र था तो उनमें खुशी की बात के होते हुए शब्द लिखे थे। यहाँ आश्वासन पत्र है तो वे क्या कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था वह तो हो गया, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं, यानी डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साहित होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में भी प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। यहाँ देखिए, अवनी है, वह क्या करती है, अपनी सहेली को पत्र लिखकर
उन्हें समझाती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें सफलता ही मिले। कभी कभी ऐसी कोई घटना घट जाती है या तो हमें उनका सीखने का तरीका पता नहीं होता है, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। लेकिन उनसे उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर से उनकी शुरुआत करके हम उनमें सफल भी हो सकते हैं। ऐसा मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ। इस प्रकार के आश्वासन पत्र लिखे जाते हैं। तो आपने देखा कि आश्वासन पत्र किस प्रकार लिखते हैं, उनमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, उनका ढांचा क्या है, वे आप सबने देखा। अब उनके बाद का पत्र है अनुमति पत्र। अनुमति यानी किसे कहेंगे तो આજ્ઞાપત્ર। ગુજરાતીમાં જેને આપણે કહીએ તો કોઈથી રજા જોઈતી હોય અને જેના પાસે આપણે પ્રાર્થના કરીએ, આજ્ઞા માંગીએ, એને કહેવાય अनुमति पत्र, यानी उसे कहते हैं अनुमति पत्र या तो आज्ञा पत्र। तो यह आज्ञा पत्र हम किसको लिख सकते हैं? समझ लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, आपके बाकी मित्र वहाँ पर हॉस्टल में पाठशाला से कोई प्रवास का आयोजन हुआ है, तो आप अपने माता पिता को पत्र लिख सकते हैं उनकी अनुमति के लिए। फिर चाहे कोई भी ऐसी जगह है, बड़े भाई की भी आप अनुमति ले सकते हैं। कोई भी जगह है, समझ लीजिए कि पिता पुत्र को पत्र लिख सकते हैं, या तो अनुमति देता हुआ पत्र, पिता अपने पुत्र को अनुमति यानी छुट्टियां देते हैं उनका पत्र। इस प्रकार के पत्र आज्ञा पत्र में होते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र लिखिए। आपकी पाठशाला से कोई प्रवास का आयोजन किया जा रहा है और आप उनमें जाने की इच्छा रखते हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने माता पिता को पत्र लिखकर अनुमति लेंगे। हम अपने माता पिता से पूछे बिना तो कोई कार्य करते ही नहीं हैं, तो क्या करते हैं? उनकी अनुमति लेते हैं। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ आप जहाँ से पत्र लिखने वाले हैं वहाँ का पता लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? संबोधन लिखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ का संबोधन आपको अलग दिखेगा। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। जो हम हमारे मित्र को संबोधन करते हैं वैसे तो हम हमारे पिता से नहीं कर सकते, तो यहाँ का संबोधन आपको क्या देख रहे हैं आप? अलग दिखाई देगा, यहाँ बदल जाएगा उनका संबोधन। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। यहाँ पर उन्होंने अपने बारे में छोटी सी बात बता दी कि वह खुश है और किस प्रकार पत्र लिखने वाला है। यहाँ आप आगे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। वहाँ अपनी पाठशाला से कहाँ का आयोजन हुआ है उनको पत्र के माध्यम से वे बताते हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा। 800 रुपये का खर्चा आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी में मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और देवित भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति यानी छुट्टी दें और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को मेरा सादर प्रणाम और सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर आखिर भी जो है वह भी बदल जाएगा। हम जिस प्रकार मित्र को लिखते थे वैसा नहीं लिखेंगे। तो पूरे पत्र में पत्र लिखने वाले ने बताया कि वह पाठशाला से प्रवास हो रहा है, वहाँ जाना चाहता है, कहाँ जाने वाले हैं, कौन कौन जाने वाले हैं, क्या खर्चा है, देखने लायक स्थल कौन है। तो वह जाने की इच्छा रखता है और अनुमति लिखता हुआ पत्र लिख रहा है। आप भी इस प्रकार अपने पिता या तो माता जी को पत्र लिखकर अनुमति ले सकते हैं। ये हमने देखा कि आज्ञा पत्र किस प्रकार लिखते हैं, यानी अनुमति पत्र किस प्रकार लिखते हैं। अब उनके बाद है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र यानी विनती पत्र, वह हम किस प्रकार लिखते हैं उनको देखना है। समझ लीजिए कि आप पाठशाला में 2 दिन की छुट्टियां लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? अपने प्रधानाचार्य या तो अपने शिक्षक गण को पत्र लिखकर उन्हें अपना कारण बताएगी कि आप 2 दिन की छुट्टी किस प्रकार यानी किस वजह से लेना चाहते हैं। यदि समझ लीजिए कि आपको पाठशाला के मैदान में कुछ विशेष माहौल ऐसा चाहिए, तो आप उनको प्रार्थना पत्र लिखकर अपने शिक्षक गण को या तो प्रधानाचार्य को बता सकते हैं कि हमें इनकी ज़रूरत है, आप हमारी सुविधा में हमारी मदद कर सकते हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखिए। तो जो पत्र लिख रहा है वह क्या करेगा? पहले अपना परिचय लिखेगा यानी पता लिखेगा। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि सेवा में हमने तुरंत ही संबोधन नहीं कर दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे? सेवा में श्री आचार्य महोदय
DA सार्वजनिक विद्यालय। यह जो भी पाठशाला का बच्चा है वह अपनी पाठशाला का नाम लिख रहा है, आप अपनी पाठशाला का नाम लिख सकते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपने गुरुजन को एक प्रकार से विनती कर रहे हैं कि सेवा में आप किस पाठशाला में पत्र लिख रहे हैं उनका परिचय लिखेंगे। उनके बाद क्या करेंगे, आदरणीय गुरुदेव। ऐसा तो नहीं लिख सकते प्रिय मित्र गुरुदेव, क्योंकि हम अपने से बड़े व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, हमारे गुरु जी हैं उनको पत्र लिख रहे हैं, इसलिए हम उनको उनका मान रखते हुए क्या कहेंगे, आदरणीय गुरुदेव। सविनय निवेदन है, निवेदन यानी हमें प्यार से निवेदन करना है, प्यार से विनती करनी है। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित हो गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे आप तो अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने गुरुजी का मान रखते हुए प्रार्थना पत्र लिखा है और अपनी छुट्टियों का कारण भी लिखा हुआ है और उनसे विनती करते हैं कि यदि आप मेरे कारण को समझकर मुझे 2 दिन की या तो 4 दिन की छुट्टियाँ प्रदान करें। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। कृतज्ञ यानी आपका आभारी रहूँगा। वे उनसे धन्यवाद भी कहते हैं और आगे अंत में वे क्या करते हैं, जिसने पत्र लिखा है वो अपना नाम लिखेगा, यानी आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ वे ऐसा नहीं लिखेगा कि आपका आज्ञाकारी पुत्र या तो आपका प्रिय मित्र, परंतु वह क्या करेगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य या तो छात्र लिखकर वह अपना नाम लिखेगा। और अंत में वह क्या करेगा, किस कक्षा का है, उनका क्रमांक यानी उनका जो रोल नंबर है वह कौन सा है वह लिखेगा, ताकि प्राध्यापक या तो उनके शिक्षक को पता चले कि यह पत्र किसने लिखा है, वह कौन से नंबर का बच्चा है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र लिखते हैं, यानी विनती पत्र हम लिख सकते हैं। चाहे आप अपने प्रधानाचार्य यानी चाहे आप अपने पाठशाला के प्रिंसिपल मैम या तो सर को पत्र लिख सकते हैं इस प्रकार, या तो अपने वर्ग शिक्षक को इस प्रकार पत्र लिख सकते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ एक उदाहरण आपके सामने था, उनके कठिन शब्द भी यहाँ दिए गए हैं। तो आप इस पत्र को एक बार और पढ़कर देख सकते हैं कि हमें यदि यह पत्र लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि ऐसे पत्र काफ़ी दौर पर हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पर, यदि हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, कोई भी पाठशाला में पढ़ रहे हैं, तभी हमें कभी न कभी छुट्टियां लेने की वजह से, समझ लीजिए कि आप बीमार हो चुके हैं और 4-5 दिन की आराम करने के लिए आपको डॉक्टर ने कहा है, तो आप वहाँ पर हाजिर नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे, अपने प्रधानाचार्य या तो अपने वर्ग शिक्षक को लिखकर पत्र लिखेंगे कि मेरा अकस्मात हो गया था, इस वजह से मुझे डॉक्टर ने क्या किया है, आराम करने के लिए कहा है, तो मैं इतने दिन तक पाठशाला में हाजिर नहीं हो पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरे अभ्यास में काफ़ी नुकसान होगा, फिर भी मैं स्कूल में या तो पाठशाला में आने के बाद मैं पूरा अपना कार्य कर लूँगा, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस प्रकार भी आप पत्र लिख सकते हैं। कोई भी हो सकता है, अपने बड़े भाई बहन की शादी की वजह से आपको छुट्टियाँ चाहिए, यदि आप खुद बीमार हैं उनकी वजह से आपको कुछ छुट्टियाँ चाहिए, अपनी माता या पिता बीमार है उनकी सुरक्षा करने के लिए आपको 2 दिन घर पर रहना पड़ेगा, तो भी आप ऐसे पत्र लिख सकते हैं। चलो आगे हम देखते हैं कौन सा पत्र है। उनके बाद है कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्र किसे कहते हैं? अब तक तो हमने देखा यह सभी ऐसे पत्र थे, मित्र को, पिताजी को, गुरुजी को। अब कार्यालयी पत्र क्या होता है? तो बच्चों, कार्यालयी पत्र वे होते हैं जो हमें ऑफिस में लिखने होते हैं। ये पत्र सीखना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसे पत्रों की ज़रूरत जीवन में हर किसी को कभी न कभी पड़ती है। यदि हम देखें तो कार्यालयी पत्र क्या होते हैं, कभी कोई ऐसे अधिकारी को या तो कोई ऑफिस वर्क में हमें पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें शिकायती या तो फरियादी पत्र भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया है कि स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखिए। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का मोहल्ला गंदगी की वजह से बदबू फैल रही है, मच्छर का उपद्रव बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनकी सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के जो व्यक्ति हैं, उनके कार्यालय में जो अधिकारी व्यक्ति हैं उनको पत्र लिख रहे हैं, यानी कि शिकायती पत्र लिख रहे हैं। उन्हें हम एक प्रकार से फरियादी पत्र भी कह सकते हैं। तो उनको हमें लिखना है। यदि समझ लीजिए आप शहर में रहते हैं तो वहाँ के म्यूनिसिपलिटी या तो महानगर पालिका को पत्र लिखेंगे। यदि आप गाँव में रहते हैं तो गाँव के सरपंच को पत्र लिखकर उन्हें यह बात बता सकते हैं। या तो ऐसे पत्र कौन कौन से हो सकते हैं, तो उन्हें भी हमें समझना है। यदि आपके घर या मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है तो इस समस्या पर भी आप पत्र लिख सकते हैं।
यदि लाइट का जो लैंप है वह ख़राब हो चुका है आपके मोहल्ले का, तो वहाँ के आने वाले लोगों को आने जाने की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अंधेरे की वजह से। तो आप लाइट की सुविधा के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, बिजली की सुविधा के लिए भी पत्र लिख सकते हैं। इस प्रकार के पत्र को हम क्या कहेंगे, कार्यालयी पत्र भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले है भेजने वाला क्या कर रहा है, दिनांक लिख रहा है। इनका ढांचा थोड़ा अलग हो जाएगा। वह क्या करेगा, अपना पता चाहे तो लिख सकता है, वरना वह दिनांक लिखकर वह क्या करेगा, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। कहाँ का व्यक्ति है, बड़ौदा का है और वह शहर में रह रहा है, इसलिए वह क्या कर रहा है, महानगर पालिका को पत्र लिख रहा है। फिर उनका संबोधन क्या है, मान्यवर। हमने देखा कि हमने कहा था कि हम मित्र या तो प्रिय मित्र ऐसा लिख कर नहीं लिख सकते, सबका संबोधन अलग अलग है। तो यदि वह महानगर पालिका के किसी अधिकारी को पत्र लिख रहा है तो वह क्या लिखेगा, मान्यवर या तो महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ, यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान यानी कचरा टोपली हम जिसको कह सकते हैं या तो डस्टबिन में सब जूठन डाल रहे हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यहाँ हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। और आखिर में अंत में उसने लिखा है कि आपका विनम्र सेवक, यहाँ इसने क्या किया है, अपना विनम्र सेवक सुरेश भाई व परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। वह कहाँ रहता है और किसने पत्र लिखा है, वो अपना नाम लिखता है। समझ लीजिए आपके मोहल्ले की कोई समस्या है, उनको उनके वजह से आप गांव में रहते हैं, तो आप अपने गांव के सरपंच को भी इस प्रकार पत्र लिख सकते हैं कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, यह हमारी समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। आशा है कि आप इस समस्या का हल शीघ्र ही करेंगे। और अंत में आप अपना पता लिख सकते हैं। इस प्रकार के जो पत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्यालयी पत्र कहेंगे। कार्यालयी पत्र यानी शिकायती पत्र भी हम किसी भी लिख सकते हैं। पानी की चाहे समस्या हो, बिजली की चाहे समस्या हो, अपने मोहल्ले की गंदगी की सुधार की जो समस्या है, यदि कोई रोग फैल रहा है तो उनको उनमें सुधार लाने की प्रकार की भी समस्या, दवाई के छंटकाव भी के बारे में भी आप जानकारी देते हुए पत्र लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी समस्या का पत्र आप लिख सकते हैं, जिन्हें हम कार्यालयी पत्र के रूप में जानेंगे। अब बात करते हैं, आखिर पत्र है हमारा व्यावसायिक पत्र। यह व्यावसायिक पत्र किसे लिखते हैं उनके बारे में हम जानें। तो व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं, व्यापारिक प्रवृत्ति के लिए होते हैं। चाहे आप किसी दुकानदार या तो व्यापारी से कुछ मंगवाना चाहते हैं, या तो कोई व्यापारी वर्ग है वह किसी को कुछ सामान भेजने के लिए पत्र लिख सकता है, या आप दुकानदार से कोई सामान मंगवाना चाहते हैं तभी ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। व्यापारी को पहले के समय में ऐसे पत्र लिखते थे, परंतु आजकल तो हम देखें तो सभी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है, उनकी वेबसाइट से काम चलता है। फिर भी कई जगह ऐसे व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं जिनको हमें समझना है कि किस प्रकार यह व्यावसायिक पत्र लिखते हैं। आजकल तो सभी लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जो भी वेबसाइट होती हैं उनसे कोई भी शॉपिंग कर लेते हैं, परंतु पहले के समय में लोग क्या करते थे, इस प्रकार व्यावसायिक पत्र लिखकर अपना व्यापार करते थे। तो यह व्यावसायिक पत्रों का भी महत्व आज कम नहीं हुआ है। समझ लीजिए पुस्तक, कोई पुस्तक विक्रेता है, उनसे हमें कोई पुस्तक मंगवानी है तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, तो उनका एक ढांचा यहाँ दिया गया है। व्यावसायिक पत्र होने की वजह से हमें ऐसा नहीं लिखना है कि आप कैसे होंगे या तो कब हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जो पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखना है। यदि कोई एक ऐसा बड़ा स्टॉल है जहाँ पर से कई सारी पुस्तकें हमें प्राप्त हो सकती है, तो ऐसे व्यापारी वर्ग से हम क्या करेंगे, पुस्तकें मंगवाएंगे। तो पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखा गया है, वह किस प्रकार लिखेंगे, दिनांक लिखी हुई है, यहाँ वह अपना पता नहीं लिख रहा है, लेकिन तुरंत ही दिनांक लिखकर वह कहता है कि सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड महोदय। महोदय होकर आपने उन्होंने लिखा है कि मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है यानी ज़रूरत है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। तो सबसे पहले मित्रों हम यहाँ देखें कि व्यावसायिक पत्र है, इसलिए वह ऐसा नहीं लिखेगा कि मैं सकुशल हूँ, आप सकुशल होगे। वह शुभ आशीष देकर या तो शुभ समाचार पूछकर वह पत्र नहीं लिखेगा, क्योंकि उन्हें व्यापार करना है, व्यापारिक कार्य करना है। इसलिए वह क्या कर रहा है, तुरंत ही वह दिनांक लिखकर जिसको पत्र भेजा गया है उनका उल्लेख करके वह तुरंत ही लिखेगा महोदय।
मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आपके पुस्तक भंडार से या तो मुझे इस प्रकार की पुस्तकें भिजवाएं। किसके सहारे? तो डाक के सहारे भी आप मुझे भेज सकते हैं। कौन कौन सी पुस्तकें चाहिए उनके नाम दिए गए हैं नीचे, आप चाहे तो एक बार उनको पढ़कर भी देख सकते हैं। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP यानी वैल्यू पेबल पोस्ट से भी आप पोस्ट से भी मुझे भेज सकते हैं। तो वह व्यक्ति क्या कर रहा है, उन्हें कुछ पुस्तकें की ज़रूरत है तो वह उनके व्यावसायिक पत्र लिखकर पुस्तकें मंगवाता है। उनकी कीमत भी जान लेने का प्रयत्न कर रहा है। वह कहता है कि मुझे इन पुस्तकें चाहिए, आप अवश्य मुझे ऐसी पुस्तकें भेजने का प्रयत्न करेंगे और उनके जो भी भाव है या तो उनकी जो भी भाव है उनको भी आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि शीघ्र ही मुझे पुस्तकें भेजें तो मैं उनकी ज़रूरत पूरी कर सकूं। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही भेजें। भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट से प्रीति शाह नाम की जो महिला है वह यह पत्र के माध्यम से पुस्तकें मंगवा रही है। तो ऐसे पत्र को हम क्या कहेंगे? व्यावसायिक पत्र कहेंगे। उनका ढांचा किस प्रकार होगा वे भी आप लोगों ने देख लिया कि यदि हमें व्यावसायिक पत्र लिखने हैं तो उनमें हमें कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, किस प्रकार यह पत्र लिखना है और उनका ढांचा क्या होगा, इन सभी बातों को आपने देखा। तो विद्यार्थी मित्रों, जो भी अलग अलग हेतु के लिए यानी जो भी उद्देश्य के लिए जो अलग अलग पत्र किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में आप सीख चुके होंगे। यहाँ आपके सामने कई ऐसे 7 पत्रों के उदाहरण भी दिए गए हैं, या तो निमंत्रण पत्र हो, चाहे बधाई पत्र हो, आज्ञा पत्र हो, कार्यालय पत्र हो, या तो व्यावसायिक पत्र हो, विनती पत्र हो, कोई भी किसी भी प्रकार के पत्र हो तो वह किस प्रकार लिखते हैं उनके एक एक उदाहरण के रूप में यहाँ ढांचे दिए गए हैं, ताकि वह पत्र किस प्रकार लिखते हैं आपको समझ में आ जाए। तो हमने देखा कि अलग अलग हेतु के लिए जो अलग अलग पत्र किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में आपने देखा। पत्रों के प्रकार के बारे में भी आपने जाना। ऐसे पत्रों का महत्व हमारे जीवन में आज भी है, तो उन्हें हमें किस प्रकार लिखना है या तो इस पत्र कला को किस प्रकार समझना है। भले ही हम लोग मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। इस बात को हमने यहाँ पर समझा है। आज भी हमारा चाहे ATM हो या बैंक की कुछ रसीदें भी हो, डाकिया दे जाते हैं। तो इस प्रकार पत्रों का मूल्य आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बात को हमने इस पत्र के टॉपिक में समझा है कि किसी भी प्रकार के पत्र हो तो हमें किस प्रकार लिखना है, उनमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, या तो पता, संबोधन, आखिर में जो हम पत्र लिखने वाला है वह किस प्रकार उनको धन्यवाद देगा, पत्र की शुरुआत किस प्रकार लिखनी है, उनमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। सभी बातें आपने इस वीडियो के माध्यम से या तो ऑडियो के माध्यम से आपने समझा कि पत्र लेखन को किस प्रकार लिखना है। अब हम उनके दूसरे पार्ट में देखेंगे कि डायरी लेखन क्या है और डायरी लेखन किस प्रकार लिखे जाते हैं, और इस इकाई का जो अभ्यास और स्वाध्याय है उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते।